हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, यूपी बोर्ड मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6.3 का 2 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हम आपको बता दें कि इसके पहले की वीडियो में हम 1 नंबर के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप इसके पहले की वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह क्या रहा है, इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है आकृति 6.35, मतलब कि यहाँ पर ये आकृति दिया गया है में त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA। तो यहाँ पर देखिए ODC समरूप त्रिभुज है OBA के। तो यहाँ पर एंगल BOC इक्वल टू 125 है। BOC कितना है 125 और CDO कितना है 70। यहाँ पर ये 70 दिया गया है। तो यहाँ पर हमें 3 एंगल को ज्ञात करना है, एंगल DOC, एंगल DCO, एंगल OAB। तो चलिए तीनों एंगल को हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर लिए हैं। इसमें लिखा है दिया है, जो दिया गया है उसको हम पहले यहाँ पर लिख लिए हैं, जो ज्ञात करना है उसको आपको लिख लेना है। यहाँ पर ये फिगर बना है, तो यहाँ पर आपको सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पर हमें तीनों एंगल को ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आपको एक DOB एक सीधी रेखा दिख रही होगी, तो यहाँ पर लिखेंगे DOB एक सीधी रेखा है, अतः अतः एक सीधी रेखा पर बना कोण 180 होता है। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि देखिए जो यहाँ पर एंगल बन रहा है BOC 125 है, और यहाँ पर देखिए COD यहाँ पर ये जो है यहाँ पर इतना, ये इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो 180 के बराबर होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर DOC हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर DOC लिख देते हैं। तो एंगल BOC प्लस एंगल DOC इक्वल टू 180। तो एंगल DOC इक्वल टू 180 माइनस एंगल BOC। अब यहाँ पर लिखेंगे एंगल DOC इक्वल टू 180 माइनस 125। इसको 180 में से वो 125 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ पर 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, मतलब कि एंगल DOC आपके पास कितना आया है 55 अंश। तो यहाँ पर ये इतना आया है। अब यहाँ पर DCO ज्ञात करेंगे। क्या है यहाँ पर देखिए DOC और DCO, मतलब कि हमें इसको ज्ञात करना है। अब यहाँ पर अगर आप त्रिभुज की बात करें तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज DCO में, किसमें त्रिभुज DCO में एंगल D प्लस एंगल C प्लस एंगल DCO इक्वल टू 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो एंगल D यहाँ पर 70 है प्लस एंगल C, मतलब कि DCO अगर पूरा लिखना चाहें तो पूरा लिख दीजिए, प्लस एंगल DCO, एक मिनट, एंगल DCO और यहाँ पर एक मिनट DOC हमें यहाँ पर लिखना चाहिए था, DOC। अब देखिए DOC अभी हम ज्ञात किए थे कितना था 55 इक्वल टू 180। अब इन दोनों को ऐड करिए, 7 5 12 मतलब कि 125 प्लस एंगल DCO इक्वल टू 180। उसके बाद यहाँ पर एंगल DCO इक्वल टू 180 माइनस 125, ये हो गया। तो यहाँ पर एंगल DCO इक्वल टू कितना हो जाएगा 55 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए एंगल हमें OAB ज्ञात करना है, तो यहाँ पर OAB ज्ञात करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जितना होगा उतना ये भी होगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है एक दूसरे के समरूप है। तो यहाँ पर ये जो बनेगा यहाँ पर ये समांतर है तो एकांतर बनेगा। तो यहाँ पर जो अभी ज्ञात किए थे वो कितना था 55, तो यहाँ पर ये भी 55 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर साइड में। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल DCO बराबर एंगल OAB, क्यों बराबर है एकांतर कोण, मतलब कि एंगल OAB इक्वल टू कितना हो जाएगा 55 डिग्री, मतलब तीनों में उतना ही आया है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी समांतर डी सी है के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए अपान ओ सी इक्वल टू ओ बी अपान ओ डी है। तो यहाँ पर हमें एक समलंब ए बी सी डी बनाना है जिसमें ए बी समांतर डी सी होना चाहिए और यहाँ पर ए सी और बी डी परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें इसको यहाँ पर सिद्ध करना है। तो चलिए इसमें हम फिगर बनाते हैं और इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए बी डी सी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर डी सी किए हैं और ए सी और बी डी ओ बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमें दिया गया है उसको हम यहाँ पर पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया है, ए बी डी सी एक समलंब है, ये हो गया, जिसमें क्या है ए बी समांतर डी सी है, ये हो गया, और यहाँ पर इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ए सी तथा बी डी एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये हो गया, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ पर हमें सिद्ध करना है, क्या हमें सिद्ध करना है, यहाँ पर जो सिद्ध करना है उसको लिख लीजिए, ओ ए अपान ओ सी इक्वल टू ओ बी अपान ओ डी। देखिए इतना आपने लिख लिया है। तो चलिए यहाँ पर इसको हम आगे सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी तथा त्रिभुज ओ सी डी में, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी तथा त्रिभुज ओ सी डी में। तो यहाँ पर देखिए ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा और यहाँ पर ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ सी डी, क्यों बराबर है, एकांतर है। उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखेंगे ओ बी ए इक्वल टू एंगल ओ डी सी, ये भी क्या है, एकांतर। और आप इसको भी दिखा सकते हैं शीर्षा विमुख कोण है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं समझने के लिए। तो यहाँ पर एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी क्या हो जाएगा, यहाँ पर शीर्षा विमुख कोण हो गया ना। तो इसी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं एंगल, सॉरी फ्रेंड्स, त्रिभुज ओ ए बी समरूप होगा त्रिभुज ओ सी डी के, ये हो गया। अब यहाँ पर अब इसी के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं ओ ए अपान ओ सी इक्वल टू ओ बी अपान ओ डी, ये आपका प्रूव हो चुका है, ये हो गया। तो यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं, देखिए ओ ए अपान ओ सी और उसके बाद ओ बी अपान ओ डी, यहाँ पर ये आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन इसमें कह रहा है आकृति 6.36 में क्यू आर अपान क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपान पी आर तथा एंगल एक बराबर है एंगल दो के, मतलब कि यहाँ पर ये इसके बराबर है। दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के, मतलब त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। तो यहाँ पर हमें ये दिखाना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया है इसमें, इसमें दिया गया है एंगल एक बराबर है एंगल दो के, और यहाँ पर दिया गया है क्यू आर अपान क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपान पी आर, ये दिया गया है। हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से त्रिभुज हैं, पी क्यू एस मतलब ये वाला त्रिभुज
और यहाँ पर टी क्यू आर ये वाला त्रिभुज, टी क्यू आर मतलब ये बड़ा वाला त्रिभुज, और यहाँ पर पी क्यू यस ये वाला त्रिभुज छोटा वाला, ठीक है ना, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखिए त्रिभुज, इसमें देखिए आप त्रिभुज पी क्यू आर में देखना है आपको, तो यहाँ पर आप कहेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में अगर आप देखें तो इसको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे आप इसको रफली बना लीजिए ऐसे ये। अब देखिए यहाँ पर एंगल ये क्या है 2 है, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या है एंगल 1 है, ये क्या है पी है, क्यू है, आर है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों बराबर हैं तो इसके सामने की भुजा भी बराबर होगी, मतलब कि यहाँ पर एंगल 1 बराबर एंगल 2 क्या है दिया है। जब ये दिया गया है तो इसी के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि इसके सामने क्या है, यहाँ पर देखिए इसके सामने की भुज, यहाँ पर इसके सामने कोण ये है और इसके सामने की भुजा ये है, मतलब कि अगर एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हैं तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये और ये आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर क्या है पी क्यू बराबर पी आर, ये क्या है बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर में, इसमें क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए क्यू आर अपॉन क्यू एस ये जो दिया गया था इक्वल टू यहाँ पर क्यू टी अपॉन क्यू पी, क्यू पी लिखिए या पी क्यू दोनों सही है। तो यहाँ पर देखिए पी आर के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू मतलब कि क्यू पी, कुछ भी यहाँ पर लिख दीजिए, पी क्यू क्यू पी दोनों का मतलब सेम ही है। तो यहाँ पर देखिए क्या चेंज किए हैं ये देखिए आप, यहाँ पर केवल हम इसको चेंज किए हैं कि पी आर के स्थान पर हम क्यू पी लिख दिए हैं। ऐसा क्यों किए हैं ये पहले समझ लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए क्यू आर अपान क्यू एस, देखिए अगर हम त्रिभुज पी क्यू यस और पी क्यू आर में देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्यू आर अपॉन में क्यू एस है और उसके बाद यहाँ पर देखिए क्यू टी अपॉन में क्या है यहाँ पर पी आर दिया गया था, मतलब क्यू टी अपॉन में पी आर ये इस टाइप से ये दिया गया था। तो इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्यू टी अपॉन क्यू पी होना चाहिए, लेकिन ये दिया क्या है पी आर। तो यहाँ से हमें ये समझ में आया कि ये दोनों तो बराबर हैं, तो इसके स्थान पर हम इसको और इसके स्थान पर इसको लिख सकते हैं, लेकिन पी आर दिया गया तो हम क्या लिखेंगे क्यू पी लिखेंगे। यही आपको यहाँ पर ध्यान देना था कि यहाँ पर ये दो एंगल बराबर दिए गए हैं तो इसका कुछ ना कुछ तो यूज होगा, तो केवल आपको इसी को चेंज करना है, लेकिन इन सबको इसे लिखने के बाद ही आपको ये चेंज करना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये इतना आ गया है। इससे हमें क्या समझ में आता है कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप होगा त्रिभुज टी क्यू आर के। यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका प्रूफ हो चुका है। तो आपको अलग से फिगर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल यहाँ पर समझने के लिए बनाए थे, ठीक है ना। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो इसको मेरेज कर देते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं, एक मिनट थोड़ा सा, अब देखिए आपको क्लियर दिख रहा होगा, कह रहा है इसमें त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु यस और टी इस प्रकार स्थित है कि एंगल पी बराबर है एंगल आर टी एस के, तो दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। देखिए पढ़ने में हो सकता है थोड़ा सा कम समझ में आए, लेकिन यहाँ पर आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू आर बोल दिया है तो आपको सबसे पहले त्रिभुज पी क्यू आर बनाना है, उसके बाद आगे पढ़ना है किसमें क्या कह रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। ये नहीं आप पूरा पढ़ लिए और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें कह क्या रहा है, तो जितना कुछ आपने पढ़ा उसको पहले फिगर में ड्रा कर लीजिए, उसके बाद आगे पढ़िए दोबारा ड्रा करिए, आप देखेंगे कि आपका फिगर बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर लिए हैं। तो यहाँ पर कह रहा था कि त्रिभुज पी क्यू आर में, और यहाँ पर ये जो भुजा दिया गया है पी आर में, यहाँ पर कौन सा बिंदु स्थित है यस, और यहाँ पर क्यू आर में बिंदु टी स्थित है। तो यहाँ पर आगे ये कह रहा था कि एंगल पी बराबर है एंगल आर टी यस के, मतलब कि ये दोनों क्या हैं आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पर हमें सिद्ध करना था, तो जो भी दिया गया है उसको पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया है, एंगल पी बराबर एंगल आर टी यस, ये क्या है बराबर है। उसके बाद यहाँ पर आगे ये भी कह रहा है कि यहाँ पर सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या क्या यहाँ पर सिद्ध करना है, त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है
त्रिभुज आर टी एस के। मतलब कौन कौन से त्रिभुज? आर पी क्यू, मतलब आर पी क्यू ये बड़ा वाला त्रिभुज आपको ले लेना है, और आर टी एस और ये छोटा वाला त्रिभुज ले लेना है। मतलब कि ये पूरा त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पर चलिए सिद्ध करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन। अब यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज आर पी क्यू तथा त्रिभुज आर टी एस में। अब आर टी एस में देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? एंगल पी किसके बराबर है? एंगल आर टी एस के, जो कि यहाँ पर ये दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर दिया है क्या? तो अगर हम कहें आपसे कि आर पी क्यू में जो ये वाला एंगल है और आर टी एस में जो ये एंगल है, क्या यहाँ पर आप देख सकते हैं आर इसमें भी, आर इसमें भी है। इसका मतलब कि एंगल आर बराबर होगा एंगल आर है। ऐसा क्यों? यहाँ पर उभयनिष्ठ, मतलब कि आर जो एंगल आ रहा है ये दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसको आपको ऐसे लिख लेना है। तो ए समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप होगा त्रिभुज आर टी एस के। किससे हुआ? यहाँ पर ए समरूपता कसौटी से, कसौटी से। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रूव्ड। तो यहाँ पर देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। कह रहा है कि यदि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम, यहाँ पर देखिए ये सर्वांगसम का साइन है। तो यहाँ पर कह रहा है त्रिभुज ए बी ई, तो यहाँ पर ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के। तो ए सी डी के यहाँ पर ये इसके सर्वांगसम है। तो यहाँ पर कह रहा है दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। तो मतलब कि ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 नंबर में लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए सी डी के। अब यहाँ पर इसके सर्वांगसम है तो हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो आप कहेंगे त्रिभुज ए डी ई, ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। अब यहाँ पर इससे हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी है। तो इससे हमें क्या मिलेगा ये देखिए। हम यहाँ पर त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे तो यहाँ पर हमें ये मिलेगा कि ए बी बराबर है ए सी के, ए बी बराबर है ए सी के, मतलब ये वाला ए बी बराबर है ए सी के। और यहाँ पर देखिए एंगल ए दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है। और यहाँ पर ए डी बराबर है ए ई के, यहाँ पर लिखते हैं ए ई बराबर है, और एंगल ए बराबर एंगल ए क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सर्वांग समता से। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ। ये हो गया, इतना आपको मिल गया यहाँ पर। तो अब आगे यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं कि ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पर चेंज करने में केवल आपको ये करना है कि यहाँ पर ए डी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए ई, ठीक है ना। ये हो गया, ये आपका समीकरण 1 है। और यहाँ पर समीकरण ये 2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से, मतलब समीकरण 2 से भाग करने पर, समीकरण 1 में 2 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा? ए बी अपॉन ए डी बराबर में ए सी अपॉन ए ई मिलेगा। ये हो गया। तो यहाँ पर ये कौन सा रूल है? यस ए एस, यस ए एस समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी ई समरूप होगा त्रिभुज ए सी डी के। यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा? प्रूफ। ए बी अपॉन
तो अगर यहाँ पर आपको लगे कि यहाँ पर ये कौन सा रूल लगा है, यस है यस कैसे समझ में आए, तो यहाँ पर देखिए दो भुजाओं को हम अनुपात के रूप में दिखा दिए हैं और यहाँ पर जो दोनों त्रिभुज लिए हैं वहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो एंगल आ रहा है एंगल ए, ये दोनों में आ रहा है। तो एक एंगल हो गया, दो भुजाएं होंगे जो कि अनुपात में हम दिखा दिए हैं, तो इसीलिए यहाँ पर यस ए यस लगा है। ठीक है ना, अब समझ में आ गया होगा। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में इसमें 4 पार्ट दिए गए हैं, तो एक एक को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि आकृति 6.38, तो यहाँ पर यह आकृति बना है 6.38 में त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब, त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब और ए डी और सी परस्पर, यहाँ पर देखिए ए डी और सी ई परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि यहाँ पर ये त्रिभुज इसके समरूप है। तो 4 क्वेश्चन है, तो चलिए एक एक को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन को नोट कर लिए हैं, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है दिया है त्रिभुज एबीसी में शीर्ष लंब एडी तथा सी हैं जो परस्पर बिंदु ओ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तो शीर्ष लंब ये 90 का है, ये भी 90 का है। तो यहाँ पर जो हमें ज्ञात करना है उसको हम लिख लेते हैं, पहला ही नोट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन। अब यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज डी पी में। अब यहाँ पर देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए ई पी और यहाँ पर सी डी पी, मतलब ये दोनों त्रिभुज को हमको लेना है। ठीक है ना, अब यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे, एंगल बराबर होगा किसके, एंगल सी पी डी। क्यों, शीर्षाभिमुख कोण, कोण ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये 90 है, यहाँ पर ये भी 90 हो जाएगा। तो ये लिखेंगे एंगल सी डी पी इक्वल टू एंगल ए ई पी। ये क्यों होगा, तो यहाँ पर लिख देना है 90 या फिर आपको लिख देना है समकोण। ठीक है ना, ये इतना हो गया। और यहाँ पर आप क्या दिखा सकते हैं, तो यहाँ पर अगर ये दोनों बराबर हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए ई पी समरूप होगा त्रिभुज सी डी पी के। यहाँ पर ए समरूपता कसौटी से ये क्या हो जाएगा, समरूपता से, ए समरूपता से ये दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रूव्ड। तो यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो चलिए इसी का सेकंड सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए सेकंड में कह रहा है ए बी डी। तो यहाँ पर देखिए ए बी डी मतलब ये वाला त्रिभुज आपको लेना है, इसको हम हटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज ए बी डी लेना है, यहाँ पर ये देखिए ये वाला त्रिभुज लेना है आपको। उसके बाद यहाँ पर कौन सा त्रिभुज है, सी बी ई। तो मतलब यहाँ पर सी बी ई ये वाला त्रिभुज लेना है। समझ में आया कौन कौन सा त्रिभुज लेना है। तो चलिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब आपको समझ में आ रहा होगा, ए बी डी देखिए ब्लैक कलर से जो हाइड है, और यहाँ पर सी बी ई यहाँ पर ये जो इतना त्रिभुज है। ठीक है ना, समझ में आया। अब यहाँ पर जो 90 उसको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक बात यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है कि यहाँ पर बी और यहाँ पर क्या है बी, मतलब कि एंगल बी, पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज सी बी ई में हम कहेंगे कि एंगल बी बराबर एंगल बी क्या है यहाँ पर कॉमन, मतलब कि उभयनिष्ठ। और यहाँ पर 90 तो दिखा ही देंगे। यहाँ पर क्या दिखाएंगे, यहाँ पर दिखाएंगे यहाँ पर त्रिभुज सॉरी एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल सी ई बी क्या है यहाँ पर समकोण। ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी बी ई के ए समरूपता से। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रूव्ड। अब यहाँ पर देखिए त्रिभुज इसमें कह रहा है ए ई पी, ए ई पी। तो यहाँ पर देखिए ए ई पी और यहाँ पर ए डी बी। तो यहाँ पर ए डी बी समझ में आया, यहाँ पर कौन कौन सा त्रिभुज है, ए ई पी ये वाला और यहाँ पर ए डी बी ये वाला बड़ा वाला, मतलब इसको हम दोनों को समरूप दिखाना है।
तो चलिए यहाँ पर इसको हम समरूप दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि AEP में ये समकोण है और ADB में ये समकोण है D। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज ADB में क्या हो जाएगा, यहाँ पर एंगल AEP बराबर होगा एंगल ADB के। क्यों बराबर होगा? समकोण, समकोण की वजह से ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब यहाँ पर देखिए एंगल A और एंगल A क्या हो जाएगा, कॉमन, उभयनिष्ठ, ये हो जाएगा कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज ADB के। तो यहाँ पर लिखेंगे AA समरूपता से, ये हो गया। तो यहाँ पर लिख देना है आपको प्रूव्ड। तो 3 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो चुके हैं। तो चलिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन इसमें दिया गया PDC, PDC मतलब ये वाला त्रिभुज, और यहाँ पर BEC ये वाला त्रिभुज। मतलब आपको जो भी त्रिभुज यहाँ पर दिया गया है उसी पर आपका ध्यान रहना चाहिए कि इसे हमें क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। तो PDC बोला है तो PDC यहाँ पर ये हो गया, BEC बोला है तो BEC ये बड़ा वाला त्रिभुज। यहाँ पर इन दोनों को हमें समरूप सिद्ध करना है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन त्रिभुज PDC तथा त्रिभुज BEC में, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों को समरूप सिद्ध करना है। तो यहाँ पर PDC में आप कहेंगे कि यहाँ पर ये 90, जब ये 90 तो ये भी 90 है। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल PDC बराबर होगा BEC में, क्या हो जाएगा, BEC में ये 90 है तो एंगल BEC क्या हो जाएगा, समकोण। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए और हम यहाँ पर क्या दिखा सकते हैं, तो C यहाँ पर दोनों में आया है तो यहाँ पर ये आपका कॉमन हो जाएगा, मतलब कि PDC ये हो गया और यहाँ पर BEC ये हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल PCD इक्वल टू एंगल, यहाँ पर PC नहीं, यहाँ थे ना PCD, यहाँ पर ये बराबर हो जाएगा और यहाँ पर ECB पूरा है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ECB बराबर हो जाएगा, मतलब कि उभयनिष्ठ। अब उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज PDC समरूप होगा त्रिभुज BEC के। तो यहाँ पर A समरूपता से अब यहाँ पर ये तो लिखेंगे यहाँ पर प्रूव्ड। तो देखिए फ्रेंड्स 7 नंबर क्वेश्चन तक आज की इस वीडियो में हम सॉल्व किए हैं। तो जो आगे के क्वेश्चन है 8 नंबर के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।